तो कहानी की शुरुआत हेलन नामी एक लड़की से होती है जो सुपरमार्केट में थी जब उसका सामना एक भयानक बड़ी सी क्रिएचर से हो गया, जिससे बचने के लिए वो जंगल की तरफ भागी और क्रिएचर भी रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह करते हुए उसी के पीछे उसी को मारने के लिए बढ़ा। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर हमें 8 साल बाद का वक्त दिखाया गया, जहां आज दोबारा शहर में देखे जाने वाले बड़े से क्रिएचर की खबर छपी थी। zoology के स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर इस न्यूज के बारे में अपने प्रोफेसर निक को बताते हैं और निक जवाब देता है, रूमर है, ये बस मजाक है। वो इस खबर का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो कॉर्नर उनसे कहता है, मैं जानता हूँ कि आप इस न्यूज पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी वाइफ भी ऐसे ही किसी मॉन्स्टर की तलाश में गायब हो गई थी और आज तक नहीं मिली, और ना ही आज तक वो मॉन्स्टर के इस दुनिया में होने का आज तक सबूत दे पाई थी। निक अब इस बात को गलत साबित करने के लिए अपनी टीम के साथ निकल जाता है इस खबर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी जगह पर जहाँ उस क्रिएचर को देखा गया था। यहाँ जाने पर साइंटिस्ट को एक ट्रक पर बड़े बड़े पंजों के निशान नजर आते हैं और यहीं पर जंगल की फेंस भी उन्हें टूटी हुई मिलती है, और ये चीजें निक को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हो सकता है कोई बड़ी क्रिएचर अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो, जिसे पहले 8 साल पहले देखा गया हो, और उसी क्रिएचर के बारे में उसकी वाइफ साइंटिस्ट हेलन भी इन्वेस्टिगेट करने आई थी, फिर उनका आज तक सुराग न मिला। वो सोचता है कि हो सकता है उसी क्रिएचर ने हेलन को निगल लिया हो, इसीलिए आज तक उसकी बॉडी का भी सुराग नहीं मिला था। अब सीन कट होकर हमें एक zoologist एबी को दिखाया जाता है जो कि रेप्टाइल्स पर रिसर्च करती है। उसके नेबर का एक बच्चा उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे बताता है कि उसने जंगल में से एक अजीब किस्म की लेजर्ड को पकड़ा है। एबी उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और जब इन्होंने जाकर उस लेजर्ड को देखा तो एबी हैरान भी हो गई, क्योंकि ऐसे लेजर्ड उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। इस लेजर्ड के पास कुछ पंख भी थे। एबी इस लड़के से कहती है, मुझे उस जगह पर लेकर जाओ जहाँ पर तुम्हें जंगल में ये लेजर्ड मिली थी। जब ये लोग जंगल में पहुंचते हैं तो ये देखकर डर जाते हैं कि वहाँ पर एक लूमड़ी का बुरी तरह शिकार करके किसी ने उसे दरख्त से लटका दिया था। इस जगह पर अजीब सा कोहरा फैला हुआ था और यहाँ आते ही एकदम से इस लड़की के हाथ से वो लेजर्ड बाहर निकलकर उड़ने लग जाती है। अभी इस लेजर्ड को पकड़ने के लिए इसका पीछा करने लग जाती है, जबकि बेन यानी वो छोटा बच्चा जो उसके साथ आया था वो यहाँ पर छुपे हुए एक पोर्टल को देखता है और हैरान हो जाता है। इस पोर्टल के अंदर क्या था ये जानने के लिए वो इस पोर्टल के अंदर भी चला गया। इस पोर्टल के दूसरी तरफ एक बहुत ही हसीन दुनिया थी, इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ, और उसी दुनिया में वैसे ही सारे लेजर्ड्स उड़ रही थी जैसी एक लेजर्ड उसके पास भी थी। यहाँ बाहर एबी को अब तेजी से जमीन हिलती हुई महसूस होती है। वो डर जाती है। इससे पहले कि वो कुछ और करती उसे सामने के तालाब में एक बहुत बड़े से क्रिएचर की रिफ्लेक्शन नजर आती है। देखने पर ये क्रिएचर किसी डायनासोर जैसी लग रही थी। दूसरी तरफ अब हमें बेन को दिखाया जाता है जो किसी चीज से बचते हुए भागकर जल्दी से अपने घर आकर अपने रूम में छुप जाता है। उसे एहसास था कि कोई बड़ी सी चीज उसका पीछा कर रही है, और जैसे ही उसने सामने विंडो में देखा तो ये बड़ी सी क्रिएचर डायनासोर जैसी उसका पीछा कर रही थी, और उसे पकड़ने के लिए वो उसकी विंडो तोड़कर भी उस पर हमला करने की कोशिश करती है। अपने आप को बचाने के लिए बेन अपने हाथ में आने वाली हर चीज से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और आखिर वो मॉन्स्टर उससे दूर भाग ही जाता है। दूसरे सीन में अब हमें जंगल में फंसे एबी को दिखाया गया था जिसके पीछे वही बड़ी सी क्रिएचर पड़ चुकी थी। एबी अभी ये बात नहीं जानती थी कि ये बड़ी सी क्रिएचर उस पोर्टल में से निकली है। वो तो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसकी दूसरी तरफ से क्रिएचर उस तक करीब पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो पैनिक कर जाती, यहाँ पर निक की पूरी टीम आ जाती है जो सुबह से इसी क्रिएचर की रिसर्च में यहाँ आए थे। वो एबी को रिलैक्स रहने को कहते हैं और खुद इस क्रिएचर को देखने लग जाते हैं। ये लोग टॉर्च मारकर उसको देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर गुस्से वाली नहीं है। ऐसा जानवर इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हो सकता था कि ये कोई हाइब्रिड हो, यानी 2 जानवरों की नस्लों से बना एक नया जानवर हो, लेकिन ये काम भी सिर्फ लेबोरेटरी में पॉसिबल था। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि क्रिएचर यहाँ से जाने लगा। ये लोग भी क्रिएचर का पीछा करते हैं और देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही चमकदार सा पोर्टल खुला हुआ था जिसके अंदर ये क्रिएचर जाने वाला था। इस पोर्टल को देखकर ये सब लोग शॉक रह जाते हैं और निक अपनी फर्दर स्टडीज के लिए और इस पोर्टल की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर अपनी एक पूरी टीम को बुला लेता है। ये पोर्टल किसी और दुनिया का भी हो सकता था और किसी और टाइमलाइन का भी हो सकता था। इस पोर्टल को देखते हुए निक को थोड़ी उम्मीद बन रही थी कि वो लोग पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, जिस चीज पर वो आजकल रिसर्च कर रहा था। निक को लगता है कि उसकी वाइफ भी ऐसे ही किसी पोर्टल के अंदर गायब हुई होगी, इसलिए वो पोर्टल के अंदर जाकर चेक करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ शहर में हमें वो क्रिएचर दिखाया जाता है जो बेन के पीछे पड़ा था। वो अभी तक अपने शिकार को ढूंढ रहा था और उसे स्मेल करते करते वो उसके स्कूल भी पहुंच जाता है। जैसे ही टीचर की नजर उस पर पड़ती है तो टीचर बहुत ज्यादा डर जाती हैं। सभी बच्चे पैनिक कर जाते हैं। टीचर दरवाजा बंद करके सारा फर्नीचर दरवाजे के आगे लगाने लग जाती हैं, लेकिन ये क्रिएचर बहुत ही पावरफुल था। दरवाजे को तोड़ना और चीजों को साइड पे करना
करना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। इससे पहले कि यहाँ पर कुछ भी बुरा हो जाता, यहाँ पर स्टीवन आकर एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उस क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए यहाँ से दूर ले जाता है और बच्चों की जान बचा लेता है। अब जैसे ही ये क्रिएचर स्टीवन के ऊपर ही गुस्से में हमला करता है तो स्टीवन उसके एक ही वार में बेहोश होकर बाहर गिर जाता है। सीन कट होकर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निक अब उस पोर्टल के अंदर जाने की तैयारी में है। एबी निक को वो छोटा सा क्रिएचर भी दे देती है जिसे सबसे पहले इन्होंने देखा था। इस पोर्टल के अंदर जाते ही ये जगह उसे दुनिया जैसी ही लगती है, लेकिन इस दुनिया में काफी सुकून था। यहाँ पर जगह जगह ऐसे ही जानवर थे जिनको उसने पहले कभी नहीं देखा था। और जब वो जमीन में देखता है तो उसे बहुत सारे इंसानों के ढांचे मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि जो भी इंसान पहले यहाँ आए थे, चाहे वो रिसर्च के लिए या किसी भी काम के लिए, वो अब मर चुके हैं। ये देखकर निक का दिल और बैठ जाता है और वो अपनी वाइफ हेलन को ढूंढने का इस दुनिया में डिसाइड कर लेता है। लेकिन क्योंकि उसके सिक्योरिटी गार्ड को ये मिशन दिया गया था कि वो निक को जिंदा सलामत वापस लेकर आएगा, अगर निक यहाँ से दूर चला जाता तो उसके सिक्योरिटी गार्ड का मिशन पूरा ना हो पाता। इसलिए वो निक को बेहोश कर उसकी असली दुनिया में उसी पोर्टल से वापस ले आता है। जैसे ही ये लोग उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं तो पीछे से एकदम से वो पोर्टल भी बंद हो जाता है और एबी नोटिस करती है कि इन दोनों के साथ वो क्रिएचर जो पहले भी इनके पास आ गया था, जिसका नाम इन्होंने रेक्स रखा था, वो भी इन्हीं के साथ वापस इनकी दुनिया में आ चुका था। दूसरी तरफ हमें शहर में दोबारा उसी क्रिएचर को दिखाया जाता है जो बेन के पीछे पड़ा हुआ था। वो अभी भी बेन को ढूंढ रहा था और बेन के घर की तरफ जा रहा था। इस क्रिएचर को और इंसान भी दिख जाते हैं जिनके ऊपर वो हमला करने ही वाला होता है कि यहाँ पे एक और मर्तबा स्टीवन किसी हीरो की तरह अपनी कार से आकर इस बड़ी सी क्रिएचर को हिट कर देता है। लेकिन इससे उसकी कार ही टूटी थी, उस क्रिएचर को कुछ नहीं हुआ था। ये देखते हुए वो जल्दी से अपनी कार से बाहर निकला और गन से इस क्रिएचर को शूट करते हुए उसने मार डाला। और सीन यहीं से कट होकर अगली सुबह हमें एबी को उसके घर पर दिखाया गया, जहां एबी से मिलने के लिए एबी का दोस्त और प्रोफेसर निक का असिस्टेंट कॉर्नर आया। वो एबी को खुशखबरी देता है कि फाइनली साइंटिस्ट ने इस क्रिएचर की दुनिया में होने की खबर को कंफर्म कर दिया है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब ये लोग इसी चीज के बारे में बात ही कर रहे थे कि कॉर्नर देखता है कि एबी के पास अभी भी उस क्रिएचर का एक छोटा बच्चा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। एबी उसे ये बात सीक्रेट रखने को कहती है और यहाँ पर कॉर्नर भी उससे एक सीक्रेट शेयर करता है कि वो भी उस पोर्टल के बारे में सर्च करना चाहता है जिस पोर्टल के अंदर प्रोफेसर निक गए थे। एबी बताती है कि वो पोर्टल तो बंद हो चुका है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक जगह से तो वो पोर्टल बंद हुआ था, लेकिन अब वो पोर्टल दुनिया की कई जगहों पे खुल गया था और उसके अंदर से अजीबोगरीब क्रिएचर्स निकल रही थी जो साइज में भी बहुत बड़ी थी। खैर अगले दिन दिखाया जाता है कि अब एबी और कॉर्नर दोनों ही उस पोर्टल को ढूंढने के लिए जंगल में ठहरे थे। उन्होंने टेंट लगाया और इसी तरह बातें करते करते वो सो भी गए। एकदम से किसी अजीब से शोर से एबी की आंख खुली। उसने देखा कि वहां पर वही क्रिएचर था, जिसे देखते ही वो डर गई। उसने जाकर कॉर्नर को जगाया और इन दोनों ने यहाँ से भागने का फैसला किया। लेकिन तभी एबी ने नोटिस किया कि ये क्रिएचर पहले जैसे क्रिएचर की तरह बिहेव नहीं कर रहा और एकदम से गिर भी गया है। ये लोग जब पास जाकर चेक करते हैं तो असल में इन्हें पता चलता है कि इनके साथ तो दो लड़के प्रैंक कर रहे थे। ये वो क्रिएचर था ही नहीं, बल्कि वो तो एक डायनासोर वाले टॉय को एक स्टिक से लगाकर उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। सीन कट होकर अब हमें एक सबवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी सबवे टनल्स के अंदर स्प्रे कर रहा था और तभी उसका सामना हो जाता है एक बहुत बड़े स्पाइडर से। इतना बड़ा स्पाइडर उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि वो उससे बच पाता, वो स्पाइडर उसकी नेक के अंदर स्टंग कर देता है, यानी उसकी गर्दन में काट लेता है। सीन्स दोबारा कॉर्नर और एबी की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहां इन दोनों को अब प्रोफेसर निक ने पकड़ लिया था। प्रोफेसर निक इन दोनों को बहुत ज्यादा डांटते हैं क्योंकि इस तरह जंगल में आकर इन दोनों ने सिर्फ अपनी जान को ही खतरे में डाला था। अगर वो क्रिएचर जंगल में खुली होती तो ये लोग आज जिंदा भी ना होते। ये बात सुनते हुए कॉर्नर को भी बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे एहसास होता है कि उसने भी एबी की जान को खतरे में डाल दिया था अपने सिर्फ एक एडवेंचर के चक्कर में। इनकी इन्हीं बातों के दौरान निक और उनकी एक क्लीग क्लॉडिया को एक आदमी के बुरी तरह जख्मी होने की खबर मिलती है। ये लोग जब उसे चेक करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उसको कोई जहरीली चीज तो काटी है, लेकिन क्या चीज काटी है इसका अंदाजा वो नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी बड़ा इंसेक्ट यानी कोई इतना बड़ा कीड़ा नहीं देखा था जो इतना बड़ा डंग मारे। अब मिस क्लॉडिया सिक्योरिटी मैनेजर के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि हमें एक टेक्निकल टीम को रिसर्च के लिए उसी एरिया में भेजना होगा जिस एरिया में ये इंसान काम कर रहा था, ताकि वहाँ जाकर ये लोग उस क्रिएचर को पकड़ कर लेकर आए जिसने इस आदमी के ऊपर हमला किया है, ताकि ये लोग उसका एंटीडोट बनाकर उसका इलाज कर सकें। सिक्योरिटी मैनेजर मान जाते हैं और वहाँ पर एक टीम को भेजा जाता है। अंदर जाते ही इन सबका सामना हो जाता है बेशुमार बड़ी बड़ी स्पाइडर्स से। इंसानों को यहाँ देखते ही एकदम से ये सारी स्पाइडर्स इंसानों के ऊपर जंप करके उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करने लग जाती हैं। अपनी जान बचाने के लिए इन सभी को इस टनल से बाहर आना पड़ता है और बाहर आकर निक की टीम निक को बताती है कि अंदर
इतने बड़े बड़े स्पाइडर्स हैं जिनको आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया। अब इन्हें सस्पेंस भी होने लगा था कि आखिर ये क्रिएचर, ये मॉन्स्टर्स आ कहाँ से रहे हैं। अब प्रोफेसर निक भी खुद ही उसी टनल में जाने की तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी देखना चाहते थे कि आखिर वो क्रिएचर्स हैं कैसे। पहले वाली टीम ये तो पता चला कर आ चुकी थी कि ये सारे क्रिएचर्स लाइट से डरती हैं, इसीलिए इस मर्तबा ये लाइट्स लेकर गए थे। अपनी लाइट्स के जरिए ये लोग इन स्पाइडर्स को अपने से दूर रखने में कामयाब भी हो जाते हैं और निक इन सबको देख भी लेता है। इस टनल के अंदर इन स्पाइडर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। यहीं पर सर्च करते करते एबी को अब वैसा ही पोर्टल दिख जाता है जैसा पोर्टल उसने जंगल में देखा था, और ये लोग समझ जाते हैं कि ये स्पाइडर्स भी इसी पोर्टल में से निकल कर आ रही थी। अब ये लोग और इस पोर्टल को देख ही रहे थे कि इसके अंदर से एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल आया। ये एक जाइंट सेंटीपेड था जिसके ऊपर के टेंटिकल्स इतने बड़े थे कि उसमें वो किसी भी आदमी को लपेट सकता था। इससे पहले कि वो एबी के ऊपर हमला कर देता, स्टीव यहाँ से कोई चीज उठाकर इस सेंटीपेड के सर पर मारता है और ये दोनों बचने के लिए यहाँ से भागते हैं। इतने में निक भी यहाँ आकर इतने बड़े सेंटीपेड को देख लेता है। इससे बचने के लिए ये लोग अब दूसरे रूम में तो आ गए थे जहाँ का निक ने दरवाजा भी बंद कर दिया था, लेकिन अब इनकी बदकिस्मती कि इन्हें पता चला कि इस टनल के बाकी सब एग्जिट बंद है। एक वही रास्ता खुला है जहाँ से ये लोग आए थे और वहाँ पर बड़े बड़े सेंटीपेड जैसे क्रिएचर हैं। जहाँ पर निक बंद हुआ था, स्टीव उसे बचाने के लिए यहाँ पर एक फायर सिलेंडर लेता है और उससे इस क्रिएचर को जलाकर यहाँ से उसके पोर्टल में वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्रिएचर अपना एक ही टेंटिकल मारते हुए उसके हाथ से सिलेंडर ही उस पोर्टल से दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर स्टीव के ऊपर भी हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद निक जब फील करता है कि दूसरी तरफ का शोर कम हो गया है तो वो चेक करने के लिए आया। यहाँ पर स्टीव मरने की हालत में था। निक उसे रेस्क्यू करना चाह रहा था जब उसने निक को बताया कि उस क्रिएचर के काटते ही मुझे यहाँ पर एक विजन दिखा था, जैसे उस पोर्टल से किसी औरत ने आकर बताया हो कि पोर्टल की दूसरी तरफ हेवन यानी जन्नत है और वहाँ पर हेलन जो कि निक की वाइफ है वो निक का इंतजार कर रही है। खैर निक जल्दी से स्टीव को हॉस्पिटल लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन स्टीव की हालत इस वक्त तक काफी बिगड़ चुकी थी। क्लोडिया जो कि निक की क्लीग थी, वो निक को बताती है कि हमें इसका इलाज करने के लिए उसी क्रिएचर का पॉइजन चाहिए होगा जिस क्रिएचर ने इसे काटा है। उस पॉइजन से हम उसी पॉइजन का एंटीडोट बनाएंगे और फिर उसे ठीक कर सकेंगे। स्टीव के पास वक्त भी बहुत कम था और ये चैलेंज भी बहुत बड़ा था, लेकिन निक हिम्मत दिखाता है और ये फैसला करता है कि वो खुद जाकर उस सेंटीपेड का पॉइजन लेके आएगा और स्टीव के लिए एंटीडोट बनाएगा। ये लोग दोबारा उसी टनल में जाते हैं और इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें सेंटीपेड उसी टनल में मिल जाता है। वो एक दीवार के अंदर बने होल के अंदर छुपा बैठा था। निक भी इसी होल के अंदर जाने वाला था, हालांकि वो जानता भी था कि इस तरह करने पर उसकी अपनी जान को खतरा हो सकता है, ये क्रिएचर उसे भी मार सकता है। ये लोग जब उस होल से निकलकर दूसरी तरफ गए तो इन्हें पता चला कि दूसरी तरफ एक बिल्डिंग थी जो अंडर कंस्ट्रक्ट थी। यहाँ पर जाकर निक बहुत ही बहादुरी से इस सेंटीपेड के आगे खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि सेंटीपेड उसे देखकर जरूर उसे स्टंग करेगा, यानी उसे डंग मारेगा। इस टाइम उसने अपनी जैकेट के अंदर ही कुछ कंटेनर्स लगाए हुए थे और जब सेंटीपेड उसे डंग मारता है तो उसका सारा पॉइजन निक की जैकेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इनका मिशन पूरा होते ही निक को छुड़वाने के लिए दूसरी तरफ से रायन इस सेंटीपेड के ऊपर गोलियों से हमला करता है और जैसे ही ये सेंटीपेड तड़प कर साइड पे हुआ तो वो एक मेन स्विच से जा लगा, जहाँ पर स्पार्किंग होते ही उससे हाई वोल्टेज करंट लगा और आखिर वो मर गया और ये लोग पॉइजन लेकर वापस आ गए। जल्दी से पॉइजन से एंटीडोट बनाया गया और उसे स्टीवन का इलाज किया गया। आखिर स्टीवन होश में भी आ गया, लेकिन अभी भी निक का सारा ध्यान स्टीवन की उन बातों पे था जो उसने जख्मी हालत में की थी। निक सोच में पड़ गया था कि क्या उस टाइम स्टीवन हेलुसिनेट कर रहा था या सच में पोर्टल से निकलकर उसे हेलन दिखी थी। वो अभी भी इसी कश्मकश में था कि क्या उसे अपनी वाइफ हेलन को ढूंढने के लिए उस पोर्टल के अंदर जाना भी चाहिए या नहीं। अब सीन कट होकर इस सीन से बिल्कुल डिफरेंट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी स्विमिंग ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी स्विमिंग पूल के अंदर से अचानक एक मगरमच्छ निकलता है जो ऊपर से जंप करते हुए लड़के को ही हवा में निगल लेता है और ये देखते हुए उसकी पार्टनर एकदम से शॉक में रह जाती है। यहाँ पर वो मगरमच्छ उस लड़की के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बच जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जब टीम यहाँ पर आती है तो उन्हें लगता है कि डियानी के पार्टनर की मौत के पीछे डियानी खुद है, क्योंकि इस फैसिलिटी के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का जानवर होना नामुमकिन था। जबकि डियानी ने सबको यकीन दिलवाने की कोशिश की कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मगरमच्छ आ गया था जिसने उसके पार्टनर को खाया था। अब ये खबर सुनकर निक और उसकी टीम अगले दिन यहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें सारा मामला समझ आ जाता है कि यहाँ पर भी जरूर एक पोर्टल खुला होगा जिसके अंदर से वो क्रिएचर निकला होगा और उसी क्रिएचर ने उस लड़के को खाकर वो क्रिएचर अपने घर वापस चला गया होगा। इसीलिए इस जगह पर कोई भी साइन उसका नहीं मिल रहा। अब क्लॉडिया जो ये बात सारी समझ गई थी,
वो अब अपने सिक्योरिटी चीफ के पास जाती है, उन्हें वो ये सारा मामला बताती है और डैनी को उसके उस गुनाह की सजा ना देने को कहती है जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये आदमी क्लोडिया को जवाब देता है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जैसा तुम चाह रही हो, क्योंकि अगर हमने उस लड़की को अरेस्ट ना किया तो वो दुनिया वालों को उस क्रिएचर और उन पोर्टल्स के बारे में सब कुछ बता देगी और ये खबर अभी हमें हाइड ही रखनी है। अगले दिन निक और उसकी टीम को पता चलता है कि वही पोर्टल अब एक दूसरे शहर की लेक के अंदर देखा गया था और उसी लेक के अंदर उन बड़े बड़े मगरमच्छों को भी इस मर्तबा देखा गया था, जिससे निक और उसकी टीम को ये बात पता चल जाती है कि वो पोर्टल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अपनी टीम के साथ उसी जगह में उसी लेक के अंदर उतरने का फैसला करता है जहाँ पर इस मर्तबा वो पोर्टल खुला था। ये लोग अभी इस पोर्टल को, इस जगह को सर्च ही कर रहे थे कि एबी ने नोटिस किया कि वहाँ से निकलने वाली क्रिएचर अब एबी के इर्द गिर्द घूम रही थी। एबी कुछ देर के लिए तो स्टिल खड़ी रही और जब उसे लगा कि अब उसकी जान को खतरा है तो उसने फौरन से कॉर्नर को आवाज दी। कॉर्नर उसे बचाने के लिए आया और उसे निकाल कर पानी से बाहर ले गया। वो क्रिएचर इनके ऊपर हमला करने के लिए पानी से बाहर भी आ गई तो कॉर्नर ने उससे बचने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसके गले में स्टैब कर दिया। दर्द से वो मगरमच्छ वापस चला गया और पानी के अंदर जाते ही वो अपने पोर्टल में चला गया, के लिए अपनी दुनिया में चला गया और उसके यहाँ से जाते ही वो पोर्टल बंद हो गया। पोर्टल के बंद होते ही निक और उसकी जितनी भी टीम यहाँ पे रिसर्च कर रही थी उनकी रिसर्च भी बंद हो जाती है। अब अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए निक और उसकी टीम डिसाइड करती है कि वो अब अगली वो जगह ढूंढेंगे जहाँ पे ये पोर्टल खुलेगा। फाइनली इन्हें जल्दी उस जगह का पता चल जाता है जहाँ ये पोर्टल दोबारा खुला था। निक ने इस मर्तबा उस पोर्टल में जाने का डिसाइड कर लिया था। रायन निक के साथ एक रस्सी बांध देता है कि अगर जरूरत पड़ी और उन्हें लगा कि निक किसी खतरे में है तो वो रस्सी के जरिए निक को बाहर खींच लेंगे। इस पोर्टल के अंदर जाकर पानी से बाहर निकलकर निक देखता है कि वो एक नई ही दुनिया में पहुंच गया था जहाँ पर अब बहुत बड़े बड़े बर्ड्स से उसका सामना हो जाता है और फाइनली उसकी तलाश खत्म भी हो जाती है। उसे यहाँ पर अपनी वाइफ हेलन मिल भी जाती है। वो हेलन को देखकर इतना खुश था कि उसे बताना भी नहीं आ रहा था। वो हेलन से कहता है, चलो प्लीज अपनी दुनिया में वापस चलो, तुम्हें एक मौका मिला है अपनी दुनिया में वापस आने का। लेकिन हेलन वहाँ जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि दुनिया के लोगों को इन पोर्टल्स के बारे में पता चले और दुनिया वाले अपने आप को दुनिया के मसलों से बचाने के लिए इस दुनिया को भी आकर खराब कर दे, इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन वो यहाँ निक से कहती है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, यहाँ पर ये दुनिया बहुत अच्छी है। हेलन उससे वादा कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हर वो चीज दिखाऊंगी जिसे मैंने यहाँ पर डिस्कवर किया है। लेकिन निक उसे मना कर देता है। वो कहता है कि उस दुनिया में मैंने जो कुछ भी बनाया था वो तुम्हारे लिए बनाया था, तुम्हारे साथ रहने के लिए बनाया था और अब मैं उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहता। तो इस टाइम हेलन उससे कहती है, ठीक है तो तुम अपनी टाइमलाइन में वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। उसकी बात सुनकर निक वापस पानी के अंदर चला जाता है ताकि अपने पोर्टल से वापस अपनी दुनिया में जा सके। जब वो पानी के अंदर तैर रहा था तो यहाँ उसके ऊपर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर आ गई। अपने आप को बचाने के लिए निक ने उसके ऊपर हमला भी किया, लेकिन इस हमले का उसके ऊपर कोई फायदा नहीं था और जब वो क्रिएचर निक के बहुत करीब आई उसे खाने के लिए तो यहाँ निक की किस्मत चल गई, क्योंकि दूसरी तरफ से आने वाली उससे भी बड़ी क्रिएचर ने आकर इस क्रिएचर को पकड़ लिया और निक की जान बच गई। अब क्योंकि दुनिया में बाहर रस्सी के अंदर काफी हिलजुल महसूस हो रही थी तो स्टीवन और कॉर्नर समझ गए कि अंदर कुछ खतरा है, इसलिए वो जल्दी से अपने प्रोफेसर निक को बाहर खींच लेते हैं। निक जब बाहर आया तो उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। जल्दी से सीपीआर देकर ये लोग निक की जान बचाते हैं। कुछ देर बाद जब निक को होश आता है तो निक देखता है कि उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया था उसे टाइमलाइन के अंदर जाकर, क्योंकि हेलन यानी निक की वाइफ से अब उन्हीं पोर्टल्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी थी जो आए दिन इस दुनिया में खुल रहे थे। आखिर ये पोर्टल क्या किसी दूसरी दुनिया के थे या दूसरी टाइमलाइन के, ये सब कुछ साइंटिस्ट को जानना था। पहले तो हेलन कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा कि फैसिलिटी वाले उसे इस तरह कैद कर लेंगे तो वो उनके साथ कुछ डील करती है कि अगर वो उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगी तो ये लोग उसे आजाद छोड़ देंगे। पहले तो कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन निक के कहने पर सबने हेलन की बात मान ली। हेलन इनको इन पोर्टल्स के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं बताती, लेकिन ये बता देती है कि अगला पोर्टल कहाँ खुलने वाला है। अभी भी किसी को हेलन पे एतबार नहीं था, सबको लग रहा था कि हेलन झूठ बोल रही होगी, लेकिन निक को हेलन पर एतबार था। वो अपनी टीम को लेकर हेलन के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। हेलन लंदन की एक लैब में एक फ्रीजर के पास जाती है और कहती है कि यहाँ से अगला पोर्टल खुलेगा। क्लोडिया यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड को देखती है। यहाँ पर कुछ ऐसा डिफरेंट महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये लोग फ्रीजर खोलते हैं तो सच में अंदर एक नया पोर्टल था। बिना कोई बात किए जल्दी से हेलन इस पोर्टल के अंदर चली जाती है और ये देखते हुए रायन और स्टीवन भी उसी के पीछे पोर्टल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इस जगह
बहुत सारे और भी पोर्टल्स थे। भाई सब लोग कंफ्यूज खड़े थे कि अंदर क्या हो रहा है और इन पोर्टल्स का क्या मतलब है। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि इन्हें पोर्टल्स में से कुछ हलचल महसूस हुई। सोल्जर्स जल्दी से किसी भी खतरनाक क्रिएचर को मारने के लिए तैयार हो गए जो पहले भी इन्हीं पोर्टल्स में से निकल रही थी। लेकिन इस मर्तबा इस पोर्टल में से एक छोटा सा बर्ड निकला था जो इन लोगों को अपने लिए खतरा नहीं लगता। ऐसे ही बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं जिन्हें कुछ लोग चुराने की भी कोशिश करते हैं ताकि सभी लोगों को दिखाया जा सके। लेकिन निक कभी ऐसा नहीं चाहता था कि आम लोगों को इन पोर्टल्स के बारे में या इन बर्ड्स के बारे में कुछ पता चले, इसलिए वो बर्ड्स को पोर्टल्स के पास लेकर जाता है ताकि वो पोर्टल के जरिए वापस चले जाएं। लेकिन एक बर्ड पोर्टल में जाने से पहले ही मर जाता है। सब हैरान थे क्योंकि पहले जो कोई भी इस पोर्टल के अंदर जा रहा था उसे कुछ नहीं हो रहा था, पर अब सब बदला बदला सा था। इसकी मौत की वजह क्या हो सकती थी? निक इसे जानने के लिए उसका ऑपरेशन करने लग जाता है और निक को उसकी बॉडी के अंदर से एक पैरासाइट मिलता है जिसने उसकी जान ले ली थी। ये क्रिएचर यहाँ से मूव करने लग जाता है। एक आदमी इस क्रिएचर को मारने की भी कोशिश करता है लेकिन निक उसे मना कर देता है। अब एबी और स्टीवन मिलकर इस क्रिएचर को पकड़ लेते हैं और इस पर रिसर्च शुरू कर देते हैं। इस पर रिसर्च करने पर पता चलता है कि इस पैरासाइट के अंदर ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से ये जिसकी भी बॉडी के अंदर जाता है उसके इंटरनल ऑर्गन्स को जख्मी कर देता है और उसके नर्वस सिस्टम पर अपना कंट्रोल भी हासिल कर लेता है। सीन कट होकर हमें टॉम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ वो बर्ड लग गया था जो उस पोर्टल से निकला था। वो इस बर्ड को लेकर अपने घर आ गया और उसने इस बर्ड के बारे में सर्च करना शुरू किया। उसे पता चला कि इस बर्ड का नाम डोडो है, लेकिन डोडो साइज पे काफी छोटे होते हैं और ये डोडो तो काफी बड़ा था। अभी वो रिसर्च कर रहा था कि एकदम से इसी डोडो ने आकर उस लड़के के हाथ पर हमला कर दिया और उसके हमला करते ही टॉम की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। उसका जिस्म अब नीला पड़ने लगा था। वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए खुद ही हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल में वो फील करता है कि कोई चीज उसकी गर्दन के अंदर चल रही थी। ये वही पैरासाइट था जिसके बारे में निक ने लैब में रिसर्च की थी। इसी क्रिएचर के काटने के बाद ही एक मर्तबा टॉम ने अपने दोस्त पर भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने जल्द ही अपने आप पर काबू पा लिया था, जिसका साफ मतलब था कि एक क्रिएचर किसी के सोच और दिमाग को भी अपने कंट्रोल में ले सकती है। अब टॉम का दोस्त जाकर क्लॉडिया को उस बर्ड के बारे में बता देता है जो टॉम ने अपने घर में रखा हुआ था। निक और उसकी पूरी टीम उसी बर्ड को ढूंढने के लिए टॉम के घर आ जाती है और इन्हें टॉम के घर पर वो बर्ड मरा हुआ मिलता है। यहाँ पर हमें टॉम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसका अब सिटी स्कैन हो चुका था। सिटी स्कैन के अंदर उस पैरासाइट को देख लिया गया था और डॉक्टर टॉम को बताते हैं कि उसकी फौरन से सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर टॉम को पता नहीं क्या होता है कि वो डॉक्टर के ऊपर ही हमला कर देता है और डॉक्टर को काट लेता है। जैसे ही टॉम को होश आता है तो वो अब पैनिक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ये सब कर क्यों रहा है। अपने आप पर कंट्रोल पाने के लिए वो बाथरूम में चला गया। अब उसे अपने सवालों के जवाब जाने थे, इसलिए उसने फैसला किया कि वो एबी के पास जाएगा और पता चलाएगा कि ये डोडो आया कहाँ से था, क्योंकि जो उसने रिसर्च की थी उसके मुताबिक उसे पता चला था कि डोडो आज से कई हजार सालों पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, इस दुनिया से खत्म हो चुके थे। एबी यहाँ पर टॉम से कुछ नहीं छुपाती और उसे उस फ्रीजर के पास लेकर जाती है जिसके अंदर से वो पोर्टल खुला था, लेकिन अब फ्रीजर के अंदर वो पोर्टल नहीं रहा था तो टॉम को लगता है कि एबी उसके साथ झूठ बोल रही है। इसी तरह अब टॉम को गुस्सा आ जाता है और वो एबी के ऊपर भी हमला करने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश करता है, तो एबी ये चीज भांप लेती है और उससे पहले ही उसके ऊपर एक शेल्फ गिरा देती है। अपनी जान बचाने के लिए एबी तो यहाँ से भाग गई थी, लेकिन अब एबी को पकड़ने के लिए टॉम खिड़की से जंप कर देता है और उसे बाइट करने ही वाला होता है कि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। इससे पहले कि ये सोल्जर्स टॉम को मार देते, यहाँ पर कॉर्नर सबको बताता है कि टॉम उन्हीं का क्लास फेलो है। वो टॉम से बड़े ही आराम से एबी को छोड़ देने को कहता है और खुद उससे बात करने का फैसला करता है। इससे पहले कि कॉर्नर कुछ बात कर पाता, कॉर्नर नोटिस करता है कि टॉम की आंखें एकदम से बदल गई हैं। उसकी आंखों का रंग बदल गया था, उसकी स्माइल बदल गई थी और फिर देखते ही देखते उसने कॉर्नर के हाथों में ही दम तोड़ दिया और वो मर गया। उस पैरासाइट ने टॉम की जान ले ली और इस चीज से कॉर्नर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। अब इस सब को 1 महीना गुजर जाता है और हमें एबी और कॉर्नर को एक घर में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एबी के घर पर अभी भी रेक्स नाम की वो क्रिएचर है जो इस सीजन के स्टार्ट में उसे मिली थी। वो भी इन्हीं के साथ रहती थी। एबी ने उसे अपना पेट बना लिया था। अब क्योंकि वो बाहर कहीं भाग ना जाए, इसीलिए वो कॉर्नर को हमेशा अपने घर की विंडोज बंद रखने को कहती है, लेकिन कॉर्नर एक दिन गेम खेलते हुए विंडोज को बंद करना भूल जाता है और वो क्रिएचर उनके घर से बाहर निकल जाती है और कॉर्नर परेशानी में उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ निक को एक आदमी की लाश मिलती है जिसके जिस्म के चीथड़े चीथड़े कर दिए गए थे। साफ जाहिर था कि उसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था। निक समझ गया था कि वहाँ पे भी कोई नया पोर्टल खुल गया होगा। ये लोग जब उस गोल्फ क्लब पर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर पोर्टल अब आसमान की तरफ से खुला था और किसी परिंदे की तरह दिखने वाले उस मॉन्स्टर ने या ड्रैगन ने उस इंसान पर हमला किया था। यहाँ पर फाइनली अब कॉर्नर को भी रेक्स मिल जाती है, वो भी उसी के कार के ऊपर बैठी हुई, क्योंकि रेक्स उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही कॉर्नर उसे पकड़ने लगता है तो रेक्स यहाँ से उड़ जाता है। कॉर्नर
उसे पकड़ने के चक्कर में था और उसने ये देखा ही नहीं कि वो उसी गोल्फ क्लब में आ गया था जहाँ निक और उसके साथी थे। उसने यहाँ ये भी नहीं देखा कि कुछ तो एबनॉर्मल चल रहा है। पीछे से निक और एबी उसे आवाज देकर वार्न कहते हैं कि उसके ऊपर कुछ था। कॉनर ने जब ऊपर देखा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बर्ड था जो तेजी से उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा था। अपने आप को बचाने के लिए कॉनर यहाँ से भागता है तो उसके सामने रेक्स भी उड़ जाती है। कॉनर को बचाने के लिए यहाँ पर सोल्जर्स उस क्रिएचर को मारना चाहते थे, लेकिन निक ने उस क्रिएचर को बचा लिया सोल्जर की गन को साइड पे करते हुए। इस गोली की वजह से वो क्रिएचर बहुत ज्यादा डर गई और ऊपर की तरफ उड़ गई। इससे यहाँ रेक्स और कॉनर दोनों की ही जान बच गई। यहाँ पर अब इन्हें पता चलता है कि इनकी रेक्स यानी वो पहली वाली क्रिएचर दोबारा कहीं जंगल में गायब हो चुकी थी। कॉनर और एबी दोनों रेक्स को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं और फाइनली इन्हें रेक्स मिल भी जाती है। इससे पहले कि ये उसे उठा लेते, इन्हें यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। ये जब ऊपर देखते हैं तो इन्हें उड़ने वाले छोटे छोटे डायनासोर्स दिख जाते हैं। ये इतने ज्यादा थे कि इनसे बचा भी नहीं जा सकता था। अक्लमंदी दिखाते हुए एबी कॉर्नर को लेकर नीचे बैठ जाती है और अपना सर भी झुका लेती है और यहाँ पर सारे डायनासोर्स इनके ऊपर से गुजर जाते हैं और आखिर इन लोगों की जान बच जाती है। जिसके बाद ये लोग रेक्स को लेकर अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पर क्लॉडिया अब निक को कॉल करती है और उसे बताती है कि उनकी कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर अब वो बड़ी सी क्रिएचर, वो उड़ने वाला डायनासोर आ चुका था, जिसे पकड़ने के लिए जल्द ही निक की पूरी टीम कॉलेज के पास आ जाती है। लेकिन इसे पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। वो यहाँ से उड़ रहा था, भाग रहा था। उसे पकड़ने और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए निक अपनी रेड कलर की जैकेट एक स्टिक से बांधकर उसे ऊपर की तरफ लटका देता है ताकि डायनासोर को वो अपना शिकार लगे। जैसे ही वो डायनासोर उसी कपड़े के ऊपर अटैक करने के लिए आती है तो निक उस कपड़े को नीचे कर देता है और डायनासोर नीचे आकर गिर जाती है और जोर से जमीन पर गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। क्लॉडिया अच्छी तरीके से इस क्रिएचर को देखती है और इसको देखते हुए वो बताती है कि ये क्रिएचर जिस भी टाइमलाइन या दुनिया से आई है उस टाइमलाइन में इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्रिएचर इंसानों को खत्म कर देती। कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो छोटे छोटे से डायनासोर्स जो पहले एबी और कॉर्नर के पीछे पड़े थे वो एकदम से उसी बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं जहाँ पर निक और उसकी टीम थी। ये पूरी टीम खिड़की से खड़े होकर इन्हें हैरानी से देख रहे थे और ये डायनासोर भी बाहर से उनको देख पा रहे थे। इसीलिए कुछ डायनासोर तो ये खिड़कियां तोड़कर अंदर भी आ जाते हैं। बचने के लिए निक और एक साथ ही उसकी जल्दी से एक रूम में चले जाते हैं और हर जगह को लॉक कर लेते हैं। अपने साथी को सिक्योर करते हुए निक जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए और सिचुएशन को संभालने के लिए बाहर की तरफ जाता है। उसे अपनी इमरजेंसी वैन के अंदर एक गैस सिलेंडर मिलता है जिसे वो उठा लेता है इस उम्मीद से कि वो लोग शायद इसकी मदद से ड्रैगन से बच सकेंगे। लेकिन होटल में उन्हीं ड्रैगन्स ने चिमनी की मदद से अंदर आना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से क्लॉडिया बहुत ज्यादा डर जाती है। क्लॉडिया इन्हें मारने के लिए यहाँ पर गोल्फ स्टिक उठा लेती है, लेकिन इतनी सारी क्रिएचर से लड़ना उसकी बस की बात नहीं थी। तभी यहाँ पर पीछे से हेलेन आ जाती है जो क्लॉडिया को लेते हुए यहाँ से चली जाती है किचन के अंदर। वो यहाँ माइक्रोवेव्स के अंदर कुछ स्टील की चीजें रख के सारी माइक्रोवेव्स को चला देती है, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये सारी क्रिएचर्स जलकर मारी जाती हैं। आखिर हेलन ने क्लॉडिया की जान भी बचा ली थी और वो खुद भी बच गई थी, लेकिन क्योंकि हेलन को अच्छा मौका मिल गया था सिक्योरिटी वालों से बचने का, इसलिए वो क्लॉडिया को बिल्डिंग से बाहर निकालकर खुद यहाँ से भाग जाती है। जबकि क्लॉडिया अभी तक इसी हैरानी परेशानी में थी कि आखिर उसके साथ हो क्या गया है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर सोल्जर्स की टीम भी आ जाती है। ये लोग बिल्डिंग को चेक करते हैं और पता चलता है कि यहाँ पे सारी क्रिएचर्स मारी गई थी सिवाय एक बड़ी क्रिएचर के, जिसे भी ये लोग मारने का प्लान करते हैं। पर निक कहता है नहीं, हम इसे इसके घर भेज देंगे। ये लोग दोबारा उसी गोल्फ क्लब में जाते हैं जहाँ पर वो पोर्टल खुला हुआ था, जिस पोर्टल से के सारे डायनासोर इस दुनिया में आए थे। वहाँ पर एक रेड फ्लैग लगाते हुए ये उस डायनासोर को उसके घर की तरफ यानी उसके पोर्टल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फाइनली उस डायनासोर के पोर्टल में जाते ही ये पोर्टल यहाँ से बंद हो जाता है। उसके यहाँ से जाते ही और इस पोर्टल के बंद होते ही ये लोग खुशी से जश्न मनाने लग जाते हैं, जैसे इनका कोई बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट हो गया हो। अब दोबारा सीन कट होता है और कुछ महीनों का अरसा गुजर जाता है। कुछ महीनों के बाद दोबारा हम कॉर्नर और एबी को देखते हैं। एबी को एक जू से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि जू में रहने वाला एक लायन यानी एक शेर अचानक से जू से ही गायब हो गया है। बात तो काफी अजीब थी। एबी और कॉर्नर दोनों ही जू में चले जाते हैं चेक करने के लिए। यहाँ पर इन्हें शेर के गायब होने का तो कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन शेर के ही कैबिन में कुछ खून के सैंपल्स मिल जाते हैं जिन्हें कॉर्नर इकट्ठा कर लेता है। डीएनए टेस्ट करने पर इन्हें पता चलता है कि ये डीएनए तो इस दुनिया से ताल्लुक ही नहीं रखता, यानी इस दुनिया की किसी भी क्रिएचर का डीएनए उस डीएनए से मैच नहीं हो रहा था। ये और भी ज्यादा डरा देने वाली बात थी। एबी इस चीज को लेकर ज्यादा इसके भी परेशान हो गई थी, क्योंकि पिछले ही दिन उसके बॉस भी गायब हो चुके थे जिनका कोई भी सुराग नहीं मिला था। ऐसे जानवर और इंसान कहाँ गायब हो रहे थे ये भी सोचने की बात थी।
इधर ये लोग बात ही कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ हम हेलन को दोबारा इसी दुनिया में इसी टाइमलाइन में देखते हैं। वो जल्दी से निक और उसके साथियों से मीटिंग रखती है और उनसे मदद मांगती है क्योंकि पिछले ही दिन उसकी टाइमलाइन में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। वो बताती है कि ये मॉन्स्टर किसी भी पास्ट की टाइमलाइन से नहीं थी क्योंकि सारा पास्ट उसने पढ़ा हुआ था। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा भयानक और अजीब था और हेलन के मुताबिक वो भयानक मॉन्स्टर फ्यूचर से आया था। हेलन को निक और उसके साथियों की मदद चाहिए थी ताकि वो उस मॉन्स्टर को उसकी टाइमलाइन में वापस भेज सकें या मार सकें। यही अब दोबारा हमें जू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस टाइम एबी अकेली थी और पूरे जू को देख रही थी। इतने में ही यहाँ पर स्टीवन भी आ जाता है। स्टीवन एबी को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता या समझा पाता, इन दोनों का सामना उसी बड़े से खतरनाक से मॉन्स्टर से हो जाता है जिसके हाथ और पांव दिखने में इंसानों की तरह थे लेकिन वो किसी बंदरों की तरह छलांग लगा रहा था। पीछे से रायन और उसकी टीम उसे पकड़ने के लिए उस पर हमला करती है जिसकी वजह से वो जू से निकलकर भाग जाता है। बाहर जाने पर इन्हें वो कहीं नहीं मिला तो इन्हें पता चला कि वो मॉन्स्टर जंगलों में जा चुका था। ये सब लोग उसे पकड़ने के लिए जंगलों में जाते हैं और दरख्त के ऊपर इन्हें वो मॉन्स्टर दिख भी जाता है जो बहुत ही तेजी से एक से दूसरे दरख्त के ऊपर मूव कर रहा था। इतनी स्पीड उन्होंने पहले किसी जानवर की नहीं देखी थी। निक कहता है कि अगर हमें इस मॉन्स्टर को अपने काबू में करना है तो हमें बड़े वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। इस टाइम यहाँ पर कॉर्नर भी आ चुका था। कॉर्नर को याद आया कि उसने पिछले ही दिन एक डीएनए टेस्ट किया था। वो डीएनए इस दुनिया की क्रिएचर से ताल्लुक नहीं रखता था तो साफ मतलब था कि वो डीएनए इसी क्रिएचर का था। उस डीएनए के जरिए उसने उस क्रिएचर की काफी सारी कमजोरियों का पता चलाया हुआ था और उसे याद आता है कि ये क्रिएचर म्यूजिक से और साउंड से बहुत ज्यादा डरता है। वो अब म्यूजिक का अरेंज करने के लिए गाड़ी के अंदर जाता है और उसका म्यूजिक बॉक्स निकाल ही रहा होता है कि वो क्रिएचर उसकी गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर हमला कर देती है और इससे पहले कि वो कॉर्नर को ही मार देती, कॉर्नर गाड़ी से निकलने में कामयाब तो हो जाता है लेकिन वो क्रिएचर अब दोबारा उसे मारने के लिए उसके सामने आ चुकी थी और इस मर्तबा कॉर्नर की जान बचाता है स्टीवन जो यहाँ गन लेकर आया था और उसने गन से इस मॉन्स्टर को शूट कर दिया लेकिन ये मॉन्स्टर मरा फिर भी नहीं। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम रायन को देखते हैं जो इस पूरी जगह को देख रहा था और यहाँ उसे एक जगह से अजीबोगरीब जब आवाजें आती हैं तो वो अंदर जाकर इस झोंपड़ी को चेक करता है जहाँ पर उसे वैसे ही 3-4 और छोटी छोटी क्रिएचर्स दिखती हैं जैसे क्रिएचर या मॉन्स्टर से वो लड़ रहे थे। रायन को पता चल गया कि वो बड़ी क्रिएचर जिसे ये लोग देख रहे हैं वो असल में मदर है और ये 3 छोटी छोटी क्रिएचर्स उसके बच्चे हैं और मदर ने अपने बच्चों को यहाँ खाने के तौर पर 3 इंसानों की लाशें भी लाकर दी हुई थी। किसी तरह उस मॉन्स्टर को, उस क्रिएचर को भी ये पता चल जाता है कि उसके बच्चे खतरे में हैं क्योंकि उन तक इंसान पहुंच गए हैं तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए फौरन ही यहाँ पर आ जाती है। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर अब एक एक इंसान पर हमला कर देता, निक के दिमाग में एक आइडिया आता है इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने का। वो इस मॉन्स्टर का एक बच्चा उठाता है और यहाँ से बाहर भागने लग जाता है और ऊपर सीलिंग पे लगे मिरर्स को भी तोड़ने लग जाता है ताकि आवाजों से वो इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट कर सके। कभी इधर तो कभी उधर से आवाजें सुनने की वजह से सच में ये मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए ठीक वक्त पर निक उसकी आंख में गोली मारते हुए उसे नीचे गिरा देता है। इस टाइम ये क्रिएचर अभी मरा नहीं था। इस क्रिएचर के सभी बच्चों को ये लोग छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल देते हैं इसी उम्मीद में कि ये लोग इन क्रिएचर्स को, इन मॉन्स्टर को इनकी टाइमलाइन में वापस पहुंचा देंगे। खैर ये लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच रहे थे। इन मॉन्स्टर्स से इन्होंने कम से कम दुनिया को तो बचा ही लिया था। अब ये लोग काफी रिलैक्स थे। निक और हेलन यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं और हेलन निक को इस टाइम एक कैमरा देते हुए अपनी पिक्चर बनाने को कहती है। इस कैमरे को देखकर निक को एक बहुत ही अजीब चीज याद आती है। ये वही कैमरा था जो उसने पहली मर्तबा पास्ट की टाइमलाइन में एक पोर्टल के अंदर जाने पर देखा था। पहली मर्तबा वो जब एक पोर्टल के अंदर गया था तो उसने देखा था कि वहाँ कुछ कंटेनर्स पड़े थे और इंसानों की लाशें पड़ी थी। वो कंटेनर्स बिल्कुल सेम ऐसे ही थे जिन कंटेनर्स में इस टाइम इन्होंने इन लाशों को रखा है। ये देखकर वो समझ गया कि वो जिस टाइमलाइन में गया था वो पास्ट की नहीं बल्कि फ्यूचर की टाइमलाइन थी और उन बॉक्स के पास जो ढांचे पड़े थे वो भी किसी और के नहीं बल्कि इन्हीं इंसानों के थे, इन्हीं लोगों के थे, निक और उसकी टीम के थे। अभी निक ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से दिखाया जाता है कि वो मदर के लिए रायन के ऊपर हमला कर देती है और देखते ही देखते बाकी लोगों को भी मारना शुरू कर देती है और निक अपनी आंखों से ये देखता रह जाता है। इतनी ही देर में पोर्टल से कुछ और क्रिएचर्स भी निकलती हैं जिनमें से एक निक के ऊपर हमला कर देती है। इससे पहले कि निक को कुछ हो जाता यहाँ पर वो डायनासोर जैसी क्रिएचर आ जाती है जो इस सीजन के बिल्कुल स्टार्ट में दिखाई गई थी। अब वो इस फ्यूचर वाले मॉन्स्टर के साथ लड़ने लग जाती है। दोनों के अंदर थी तो एक बराबर ताकत, ये तो मानने वाली बात थी। अच्छी टक्कर दे रहा था वो छोटा मॉन्स्टर उस डायनासोर जैसे क्रिएचर को।
लेकिन डायनासोर भारी होने की वजह से उसको पीछे गिराते हुए उसके ऊपर गिरकर उसे हरा देता है। आखिर को यहाँ वो क्रिएचर मर जाती है और इस तरह निक की जान बच जाती है। यहाँ पर अब निक को एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये पता चलता है कि वो इस टाइम अपनी टाइमलाइन में था ही नहीं। वो इस टाइम एक फ्यूचर की टाइमलाइन में आ चुका था, जहाँ आकर वो ये सारी जिंदगी अपनी वाइफ के साथ जी रहा था। असल में वो अपनी वाइफ के साथ एक दूसरी टाइमलाइन में उसे की मदद करने के लिए आया था। अब उसकी वाइफ उसे उसकी टाइमलाइन में लेकर जाती है और यहाँ से सभी लोगों को गुड बाय कहते हुए दोबारा अपने पोर्टल की तरफ चली जाती है। इधर आकर निक देखता है कि पोर्टल के बाहर उसकी पूरी टीम उसका इंतजार कर रही थी, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हुआ। लेकिन इस टाइम उसकी टीम में क्लॉडिया नहीं थी। वो जब अपनी टीम से क्लॉडिया के बारे में पूछता है तो ये सब लोग हैरान होकर पूछते हैं, क्लॉडिया कौन? ये लोग तो क्लॉडिया को जानते भी नहीं थे। और इस चीज से निक पहचान गया कि उसने पास्ट की टाइमलाइन में जाकर कुछ तो ऐसा बदल दिया था जिससे फ्यूचर की सभी टाइमलाइंस चेंज हो गई थी और अब फ्यूचर वो नहीं रहा था जैसा उसने देखा था। यानी अब ये लोग मरेंगे नहीं बल्कि जिंदा रहेंगे। और बस यही सब दिखाते हुए इस सीजन यहाँ खत्म हो जाता है।